हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो यारो मैं फिर से एक और बहुत ही मज़ेदार सी सीरीज के साथ हाजिर हो चुका हूँ। और ये वीडियो इसीलिए लेट हो चुकी है क्योंकि यार एग्जाम के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वैसे अगर हम इस सीरीज की बात करें तो ये एक एक्शन सीरीज है, और अगर मैं एक्शन टाइप मुरीम मानवास की बात करूँ तो ऐसी कोई सीरीज बनी नहीं है जो कि इसे टक्कर दे पाए। वैसे हमारी माउंटवा सेक्ट वाली मानवा भी एक मुरीम टाइप है, लेकिन इस सीरीज के अंदर एक्शन कुछ डिफरेंट ही लेवल पर है। यानी कि यहाँ मार्शल आर्टिस्ट अपने सिंगल फिस्ट के साथ पूरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर हमारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो उसने तो अपने एक स्लैश के साथ बादलों को भी चीर दिया था। तो आप लोग ये समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस लेवल की फाइट देखने को मिलेंगी। और यार मैंने देखा कि कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि यार इस सीरीज को पहले ही कुछ चैनल्स के ऊपर एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो यार मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने उन एक्सप्लेनेशंस को देखा और मुझे वो इतने कुछ खास नहीं लगे। यानी कि यार उन्होंने वैसे एक्सप्लेन नहीं किया जैसे कि इस स्टोरी को सच में करना चाहिए था। यानी कि उन्होंने कई सारे फाइटिंग सीन्स को ही स्किप कर लिया। वैसे एक चैनल है जिसने कि इस सीरीज को ढंग से एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसने भी एक सीजन को एक्सप्लेन करके उसके एक्सप्लेनेशन को बंद कर दिया। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इसे कंप्लीट करें। वैसे जिन लोगों ने इस सीरीज को पहले से ही देख रखा है, मैं उनसे बस यही कहूंगा कि आप इस पार्ट को कंप्लीट देख ले। इसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि इसके बाद वाला पार्ट आपको देखना है या नहीं, या फिर आपने दूसरे चैनल पर इसके जितने पार्ट देखे हैं उसके बाद से मेरे साथ कंटिन्यू कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने खुले दिल के साथ मेरी इस सीरीज को भी सपोर्ट करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज के स्टार्ट में हमें साइलेंट नाइट के बारे में दिखाया जाता है, जो कि कई से इस दुनिया में अपीयर हो गए, और आप लोग इन्हें मंगोल समझ सकते हैं, जिनका काम इस दुनिया में लूट मार और तबाही को मचाना था। ये लोग जहाँ कहीं से भी गुजरते उस इलाके को तबाह और बर्बाद कर देते। इन लोगों की इस हैवानियत की वजह से पूरी इंसानियत सिसक रही थी। अब किसी न किसी को तो इन लोगों को रोकना ही था, इसलिए यहाँ मौजूद बड़े बड़े सेक्ट ने एकजुट होकर के एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे सेट को क्रिएट करेंगे जो कि साइलेंट नाइट की दरिंदगी से हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो इसी तरह फॉर्मेशन हुआ नॉर्दर्न हेवनली सेट का, जिसके फर्स्ट लीडर बने बुक जिनमू। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए साइलेंट नाइट से फाइट करते हुए गुजार दी। अब इसी तरह वक्त का पहिया तो चलता रहा, लेकिन दोनों ही फैक्शंस के दरमियान फाइट नहीं रुकी। अब 130 सालों बाद नॉर्दर्न हेवनली सेट के थर्ड जनरेशनल लीडर बने यो क्वांग यॉन। इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ साइलेंट नाइट के खिलाफ फाइट करते हुए इस कभी ना खत्म होने वाली जंग को उसकी एंडिंग पर ले आया। और ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा अकेले नहीं किया था, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए उनके साथ उनके 4 साथी भी थे, जिन्हें के नॉर्दर्न हेवनली सेट के 4 पिलर्स कहा जाता है। और इन सभी लोगों की एबिलिटीज भी डिफरेंट है, जिसमें सबसे पहले आते हैं चियोन वू, जिन्हें के डीमन फिस्ट कहा जाता है। फिर दूसरे हैं मूसाइंग, जिनके पास टेम्पेस्ट स्टॉर्म का टाइटल है। फिर तीसरे हैं चियोन हुआ, जिनके पास घोस्ट ब्लेड का टाइटल है। और फिर लास्ट में आते हैं हियोक्शिम, जिन्हें के आयरन ब्लड कहा जाता है। तो इन चारों पिलर्स ने नॉर्दर्न हेवनली सेट के साथ मिलकर के साइलेंट नाइट को डिफीट कर दिया होता है, जिसके बाद से साइलेंट नाइट इस दुनिया से डिसअपियर हो जाते हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अभी सिर्फ 13 साल का है। हम देख ही सकते हैं कि वो काफी घबराया हुआ है। वो अपनी दबी सी आवाज में अपने फादर को आवाज लगाता है। हमें पता चलता है कि उसके फादर और कोई नहीं बल्कि नॉर्दर्न हेवनली सेट के थर्ड जनरेशनल लीडर है, जो कि खुद अभी ठीक कंडीशन में नजर नहीं आ रहे। हमें उनके सामने के सिनेरियो को दिखाया जाता है, जहाँ पर हजारों की तादाद में मार्शल आर्टिस्ट का मजमा खड़ा होता है। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि अच्छा, तो देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस दुनिया के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग मौजूद है। फिर हमें बताया जाता है कि इस मुरिम वर्ल्ड के ऊपर सेंट्रल हेवनली अलायंस रूल करता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले टोटल 9 लोग हैं, जिन्हें कि 9 स्काइज कहा जाता है। ये लोग हद से ज्यादा पावरफुल फिगर है। इनके ऊपर किसी भी किस्म के रूल को अप्लाई नहीं किया जाता, यानी कि ये अपने मर्जी के मालिक है। उन्हीं में से एक पावरफुल फिगर, जिसके पास सीकर ऑफ नॉलेज का टाइटल है, वो बोलता है कि सेक्ट लीडर, आखिर कब तक आप अपनी बात पर अड़े रहने वाले हो? आखिर आप ये कबूल क्यों नहीं कर लेते कि आपने हमें धोखा दिया है? सेक्ट लीडर हंसते हुए बोलते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? धोखा? वो भी मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी सेंट्रल अलायंस के लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए गुजार दी। वो पर्सन सेक्ट लीडर को धमकाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे ही साइड के चारों पिलर्स ने ये कबूल किया है कि तुम गद्दार हो, तुमने हमें धोखा दिया है। अब ये सुन सेक्ट लीडर खामोश होकर के अपने साथियों की तरफ देखने लगते हैं, जिसमें से किसी की भी अपने लीडर से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती। सेक्ट लीडर सोचते हैं कि यार, हम लोग तो बिल्कुल भाइयों की तरह थे। हमने एक साथ बैटलफील्ड पर फाइट की, तो फिर ऐसी कौन सी दिक्कत आन पड़ी थी जो कि तुम लोगों ने मुझे ऐसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया? सच में आज से पहले मुझे इतनी ज्यादा लोनलीनेस कभी फील नहीं हुई। तभी उन्हें अपने बेटे की याद आती है। वो बोलते हैं कि यार, लगता है कि इन सभी लोगों ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया था।
अगर मैं इन्हें यहाँ पर रजिस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। अब जबकि मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो कम से कम मैं अपने बेटे को बचा कर ही रहूंगा। वो अपने टेरिफाइंग प्रेशर को रिलीज करते हुए बोलते हैं कि ठीक है फिर नाइन स्काइज, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वो चिल्लाकर ये ऐलान करते हैं कि मैं नॉर्दर्न हेवनली सेट का सेक्ट लीडर कॉन्ग यॉन अपने सेट को डिसबैंड करता हूँ। आज से तुम सभी मार्शल आर्टिस्ट का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। नाइन स्काइज तो सेक्ट लीडर के प्रेशर को महसूस करके ही सरप्राइज हो गए होते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, अगर हम इसे यहीं पर ही खत्म नहीं करते हैं तो फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी रुकावट बनेगा। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि एक और बात, मेरा बेटा जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी यानी कि मर गई थी, और उसने अपना पूरा बचपन इस खंडरी इलाके में मौजूद इस सेक्ट में गुजारा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम इसे कुछ नहीं करोगे। सीकर ऑफ नॉलेज सोचता है कि यार मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन को यहीं पर ही खत्म कर दूँ ताकि फ्यूचर में हमारे लिए कोई दिक्कत ना आए। लेकिन फिर वो देखता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेट के सभी लोग काफी इमोशनल हो चुके होते हैं, जिसे देख वो सोचता है कि यार अगर मैं अब यहाँ पर सेक्ट लीडर की बात से एग्री नहीं करता हूँ तो फिर मैं इन सभी लोगों के लिए एक विलन बन जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर मुस्कुराते हुए अपने बेटे की तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं कि बच्चे प्लीज मुझे माफ करना। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जिन मुऑन है वो भी ज़ारो खतार रोते हुए अपने फादर को रोकने के लिए उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। लेकिन वो उनके पास पहुंच पाता उससे पहले ही उसके फादर ने अपनी शॉट को अपने दिल के आर पार कर दिया होता है। हमें ये बताया जाता है कि इस सेट को इस दुनिया को साइलेंट नाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था और इस सेट ने सालों गिनती ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया। लेकिन किसे पता था कि साइलेंट नाइट के खत्म होने के बाद इस सेट का इतना बुरा अंजाम किया जाएगा। इस जालिम दुनिया को जब इसकी जरूरत थी तब इसे यूज किया और जब जरूरत नहीं रही तब इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अब सीन चेंज होकर के हमें 3 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर जिन मोहन के सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जिन्होंने कि उसे लकड़ी के सहारे बांधा होता है। जिन बोलता है कि गाइस आखिर तुम लोग ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उनका लीडर बोलता है कि वाह जरा देखो इस बच्चे को, मुझे तो लगा था कि ये कोई डरपोक होगा लेकिन जरा देखो किस तरीके से हमें अपनी आंखें दिखा रहा है। फिर बोलता है कि यार मुझे तो ये सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा है कि मुझे तुम जैसे किसी बेकार इंसान का पहरा देने के लिए अगले 3 सालों तक इस खंडर इलाके में रहना होगा। तो चलो जल्दी से मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सीक्रेट मार्शल आर्ट के मैनुअल कहाँ पर रखे हैं, वरना मैं तुम्हें मारकर यहाँ मौजूद कुत्तों को खिला दूंगा। जिन बोलता है कि अच्छा क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे। अब ये सुन वो लीडर खामोश हो गया होता है, लेकिन उसका चेला हमारे जिन के नाखून को उखाड़ देता है, जिस वजह से हमारा जिन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हमें कुछ टाइम पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वही ग्रुप नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में इंटर हुआ होता है। वो बताते हैं कि हमने दुनिया से ये कहा है कि हम यहाँ पर पहरा देने के लिए आते हैं ताकि अचानक से अगर साइलेंट नाइट के लोग दोबारा से अपेयर हो जाए तो हम जल्द से जल्द सेंट्रल हेवनली अलायंस को इस बारे में रिपोर्ट कर सके। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नजर रखने के लिए आए हैं ताकि वो हमसे चोरी छुपे मार्शल आर्ट को लर्न ना करे। और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा जिन है। गाइस जितना मासूम ये पर्सन आपको अभी दिखाई दे रहा है ना, ये फ्यूचर में उससे भी कई गुना ज्यादा ब्लडी बनने वाला है। अब ग्रुप लीडर हमारे जिन के रोजाना के मामूल के बारे में हमें बताता है। वो बोलता है कि यार ये बंदा रोज सुबह उठता है, खाना पानी खाता है और पूरा दिन ब्लैक स्मिथ का काम करता है। इसके अलावा इसकी जिंदगी में और कोई काम नहीं है। पता नहीं हमें इतने खंडर से इलाके में इस जैसे बेवकूफ बच्चे के ऊपर नजर रखने के लिए क्यों भेजा गया। अब हमारे जिन को भी ये पता ही होता है कि ये सभी लोग उसके ऊपर नजर रखने के लिए आए हैं, इसीलिए वो उन सभी को इग्नोर करता हुआ अपने एक पवेलियन की तरफ चला जाता है। वो हमें बताता है कि यार एक टाइम था जब इस पवेलियन के अंदर हजारों की तादाद में मार्शल आर्ट की बुक रखी होती थी, लेकिन अब ये पवेलियन पूरा खाली है। यहाँ रखी सभी बुक्स को 4 पिलर्स ने हड़प कर लिया और फिर सेंट्रल प्लेन्स में जाकर के अपने अपने नए सेट की शुरुआत की। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने हमारे सेट के डिसाइपल्स को भी अपने सेट में रिक्रूट कर लिया। सच कहे तो इन्हीं लोगों का मेरे सेट को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा हाथ है। मैं इस दुनिया में अकेला रह चुका हूँ, मुझे इन लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से छोड़ा है जैसे कि किसी प्यासे को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा हो। अब इन्हीं उदास बातों को सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। उसके सपने में उसके फादर उससे बोलते हैं कि बच्चे आज से तुम ही हमारे नॉर्दर्न हेवनली साइड के सेक्ट लीडर हो। और फिर उसे 4 पिलर्स और 9 स्काइज दिखाई देते हैं जिन्हें देख वो घबराकर अपनी नींद से जागता है। अब वो रोजाना की तरह अपने मामूल पर लग जाता है, जैसे कि खाना खाना और पूरा दिन ब्लैक स्मिथ का काम करना। अपने काम को खत्म करने के बाद वो रात के टाइम जब सोने के लिए वापस रूम पर जा रहा होता है कि ग्रुप लीडर के चेले उसे किडनैप कर देते हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि नाखून के उखड़ जाने की वजह से जिन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है।
ग्रुप लीडर के पीछे खड़ा आदमी बोलता है कि सर क्या आप सच में एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी ज्यादा ज्यादती दिखाने वाले हो। जिन बोलता है कि हे क्या तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम नाइन स्काइज का मेरे फादर के साथ किया हुआ प्रॉमिस तोड़ सकते हो। ऐसा करने के बाद क्या तुम ये सोचते हो कि तुम बच जाओगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि अब भी नॉर्दर्न हेवनली साइड के कई सारे लॉयल डिसाइपल सेंट्रल हेवनली अलायंस में मौजूद है, जिन्हें अगर इस बारे में पता चलता है तो वो जरूर तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमसे पहले यहाँ पर गार्ड करने वाले लोग बेवकूफ थे? नहीं, उन्हें इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि अगर वो मेरे साथ कुछ करते तो फिर उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी इन करतूतों से बाज आ जाओ। अब जिन की इस धमकी को सुन वो बेवकूफ लीडर और ज्यादा बौखला जाता है। वो जिन पर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। लेकिन सही टाइम पर वो पहले वाला आदमी आकर के अपने लीडर को रोक देता है। वो बोलता है कि सर आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस बच्चे ने जो कुछ भी कहा वो सच है। अब ये सुन वो लीडर वहां से जाने लगता है। जिन उससे बोलता है कि सुनो मैं इस जगह का मालिक हूँ और वो तुम लोग हो जो कि यहाँ पर मेहमान बनकर आए हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेहमानों की तरह ही पेश आओगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसे मैं भूल जाऊंगा। वो लीडर बोलता है कि बच्चे मैं तो तुम्हें सिर्फ एक आखिरी बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी कोई भी मूवमेंट सस्पिशियस नजर आती है तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। याद रखना ये ऑर्डर मुझे खुद सेंट्रल हेवनली अलायंस की तरफ से मिला है। अब लीडर के वहां से जाने के बाद जिन की रस्सियों को भी खोल दिया गया होता है। वही पहले वाला आदमी अपने पास से एक रुमाल निकाल कर जिन को देने लगता है। वो बोलता है कि ये लो इसे अपने हाथ पर बांध लो ताकि ज्यादा खून न बहे। लेकिन जिन तो इन सभी लोगों पर काफी गुस्सा होता है, इसीलिए वो रुमाल लिए बगैर ही वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि जिन की हिम्मत भी जवाब दे रही होती है। वो रोते हुए बोलता है कि खाक में गए नॉर्दर्न हेवनली सेट के लॉयल डिसाइपल्स, अगर वो लोग सच में लॉयल होते तो कब का यहाँ आकर के मुझे बचा लेते। अब तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन आ चुका है कि वो लोग भी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ। फिर हम देखते हैं कि दूसरे दिन जिन फिर से उसी पवेलियन की छत पर बैठा होता है और यहाँ पर वो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को बताता है। वो बोलता है कि भले ही इस पवेलियन में हजारों की तादाद में मार्शल आर्ट की बुक थी, लेकिन नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की सीक्रेट मार्शल आर्ट और कहीं नहीं बल्कि खुद सेक्ट के नक्शे में छुपी है, जिसे कि हमारा जिन रोज उठ करके देखा करता है। वो बताता है कि जब डूबते सूरज की किरणें इन दीवारों पर पड़ती है तो ये लफ्ज चमकने लगते हैं, और ये लफ्ज और कुछ नहीं बल्कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की अल्टीमेट टेक्निक है, जिसे कि खुद नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के फाउंडर ने लिखा था। ये मार्शल आर्ट एंशिएंट मून किंगडम की लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसलिए दूसरे लोगों के तो ये पल्ले नहीं पड़ती। मगर मेरे फादर ने बचपन से ही मुझे मार्शल आर्ट लर्न न करवाते हुए इन एंशिएंट लैंग्वेज को लर्न करने के ऊपर जोर दिया है। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अब वो अपने इन्हीं बातों में मगन होता है कि उसकी नजर नीचे से आ रही एक घोड़ा गाड़ी पर पड़ती है। वो जल्दी से उनसे मिलने के लिए नीचे पहुंच जाता है। हमें पता चलता है कि ये बंदा नॉर्दर्न हेवनली साइड का एक लॉयल डिसाइपल था। इसके पास मार्शल आर्ट का तो कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन लॉयल्टी पीक पर थी। ये बंदा आज भी अपने यंग मास्टर के लिए खाने का बंदोबस्त करता है। अब वो अपने यंग मास्टर से उनके हालचाल के बारे में पूछता है, जिस पर जिन मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप कैसे हो मिस्टर हुआंग? मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो लोग ऐसे ही अपनी बातों को कर रहे होते हैं कि मिस्टर हुआंग की नजर हमारे जिन के हाथ पर पड़ती है। वो पूछते हैं कि यंग मास्टर क्या इस बार भी उन लोगों ने आपको परेशान किया? जिन बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो बस एक छोटा सा जख्म है। फिर बोलता है कि आपको मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने ना सिर्फ मेरे लिए खाना और मेडिसिन लाई, बल्कि सर्दियों के लिए एक गर्म चादर भी। आपने अभी तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब से आपको अपने लिए जीना चाहिए। मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि नहीं, मेरा दिल तो सिर्फ नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लिए ही धड़कता है। जिन पूछता है आखिर यहाँ पर यह पत्थर क्या कर रहा है? मिस्टर हुआंग बताते हैं कि जब मैं उनैम गया था तो वहां पर एक ट्राइब के लोग इस पत्थर की पूजा किया करते थे। वो ये मानते थे कि ये पत्थर आसमान से उतारा गया है, लेकिन किसी ने उन ट्राइब के लोगों को बहुत ही बेदर्दी के साथ मार दिया। अब जबकि इस पत्थर का कोई मालिक नहीं बचा, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। जिन हैरान होते हुए बोलता है क्या उन सभी लोगों को किसी ने मार दिया? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? मिस्टर हुआंग घबराते हुए बताते हैं कि ऐसा करने वाले ब्रोकन फिश ट्रूप के लोग हैं। जिन बोलता है कि अच्छा तो ब्रोकन फिश ट्रूप के लोगों ने उनैम के अंदर बसने का ट्राई किया है। वो बताता है कि चारों पिलर्स ने नॉर्दर्न हेवनली साइड को धोखा देने के बाद मुरिम में अपनी अपनी फोर्स को क्रिएट किया, जिसमें सबसे पहले आता है घोस्ट ब्लेड, जिसने के सभी सॉर्ड यूजर्स को अपने साथ लेकर के वेस्टर्न रीजन में जाकर बस गया।
दूसरा है टेम्पेस्ट स्टॉर्म, जिसने कि अपनी फोर्स को क्रिएट तो किया लेकिन अभी वो कहाँ पर है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तीसरा है आयरन ब्लड रूलर, जिसके पास अभी सबसे बड़ी फोर्स है, ये अपने कैसल को बनाकर नॉर्थ में रह रहा है। और चौथा है ब्रोकन फिस्ट ट्रूप, जो कि इन सभी लोगों में सबसे ज्यादा विशियस है और ये अभी फिलहाल में उनैम में जाकर बसा है। अब अपने यंग मास्टर को ऐसे उदास होता देख मिस्टर हुआंग टॉपिक चेंज करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर, मैंने सुना है कि आपका ब्लैक स्मिथिंग में काफी इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ आयरन के टुकड़ों को भी लाया हूँ। जिन बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाहर ठंड काफी बढ़ रही है तो चलो अंदर चलकर बात करते हैं। हम देखते हैं कि लीडर के साथ वाला आदमी इन लोगों पर चोरी छुपे नजर रख रहा होता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो ये हुआंग नॉर्दर्न हेवनली साइड का एक लॉयल डिसाइपल है, इसकी लॉयल्टी को तो मानना पड़ेगा, जो कि अब भी अपने यंग मास्टर की सेवा कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि यंग मास्टर बहुत ही बेकार कंडीशन में है, क्योंकि ना ही इसके पास इंटरनल एनर्जी है और ना ही ये किसी किस्म की मार्शल आर्ट को लर्न कर रहा है। सच कहूँ तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि इस बंदे के पास जीने का कोई मकसद ही ना हो, क्योंकि ये पूरा टाइम यहाँ वहाँ भटकते हुए अपने टाइम को वेस्ट करता है। हाँ, लेकिन इसके पास सिचुएशन को समझते हुए डिसीजन लेने की स्किल बहुत ही जबरदस्त है। अगर इसे मार्शल आर्ट सीखने की परमिशन दी जाती तो ये फ्यूचर में एक बहुत ही बढ़िया लीडर बनता। फिर जब उसकी नजर आसमान पर पड़ती है तो उसे वहां पर एक मैसेंजर बर्ड दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ खास गेस्ट विजिट करने के लिए आने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद तो लीडर बौखला गया होता है, वो चिल्लाकर बोलता है कि ये कैसी बकवास है, क्या ये कोई गार्डन है जहाँ पर लोग तफरी करने के लिए आ रहे हैं। फिर वो वॉइस कैप्टन को ऑर्डर देता है कि जाओ जा करके किसी बड़ी सी बिल्डिंग को साफ सूफ करके गेस्ट के लिए तैयार करो। वॉइस कैप्टन भी ठीक है बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन और मिस्टर हुआंग चाय पीते हुए कई सारी बातें करने लगते हैं, जिसमें मिस्टर हुआंग जिन को बाहरी दुनिया में होने वाली चीजों के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि डैम सिचुआन एक नाइन स्काइज का बेटा, इसने 100 लोगों को हराने के चैलेंज को स्टार्ट किया था। अभी तक उसने 93 लोगों को हरा दिया है, वो भी बगैर किसी मैच को हारे हुए। अब अगर वो और 7 लोगों को हरा देता है तो फिर वो मुनीम के सबसे खतरनाक रिकॉर्ड को सेट करेगा। जिन हैरान होते हुए बोलता है कि अच्छा, और आप कह रहे थे कि वो अभी सिर्फ 18 साल का है। मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि हाँ। अब वो लोग ऐसे ही अपनी बातों को कंटिन्यू करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बातें करते करते मिस्टर हुआंग के जाने का टाइम भी आ जाता है। जिन उन्हें रोकते हुए बोलता है कि आप थोड़ा आराम करके यहाँ से चले जाना। मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर बोलते हैं कि मैं अगली सर्दियों में खाना लेकर पहुंच जाऊंगा। जिन बोलता है कि नहीं नहीं, आपने मेरे लिए पहले ही काफी कुछ कर रखा है, इसलिए अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर हुआंग अलविदा बोलकर वहां से रवाना हो जाते हैं। मिस्टर हुआंग के वहां से जाने के बाद वॉइस कैप्टन जिन के पास आकर के वहां मौजूद एक बड़ी बिल्डिंग को यूज करने की इजाजत लेता है, जिस पर जिन बोलता है कि ये पूरी जगह वीरान पड़ी है, तुम्हें जो करना है करो। फिर वो वापस से अपने पवेलियन की तरफ जाने लगता है। जहाँ पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसके पहले भी कोई यहाँ पर आया हुआ है। तभी वो अननोन पर्सन जल्दी से जिन के गर्दन पर चाकू रखकर उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। जिन सोचता है कि यार ये तो किसी लड़की की आवाज है, फिर बोलता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वो लड़की बोलती है कि चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगी। जिन घबराते हुए बोलता है कि मैं इस जगह का ऑनर हूँ। वो लड़की बोलती है क्या, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के डिसेंडेंट हो। जिन बोलता है कि हाँ। फिर पूछता है कि बताओ अब तुम कौन हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की जख्मी होने की वजह से बगैर कुछ बताए ही बेहोश हो जाती है। अब ये देख जिन काफी परेशान हो गया होता है। वो बोलता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या मुझे इसकी जान बचानी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई क्रिमिनल निकले। चलो छोड़ो भी, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये जिंदा भी है या नहीं। फिर ये जानने के बाद कि उसकी सांसें अब भी चल रही है, वो उसे सीधे अपने रूम पर ले जाता है, जहाँ पर जख्मों को चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि इस लड़की पर किसी ने पॉइजन के साथ अटैक किया है। अब वो ये जानने के बाद ना चाहते हुए भी मिस्टर हुआंग के जरिए दी हुई मेडिसिन को यूज करने का डिसाइड करता है। हम देखते हैं कि उसने कुछ ही देर में अपने ट्रीटमेंट को भी सक्सेसफुली एंड कर दिया होता है। वो बोलता है कि यार पता नहीं क्यों इन दिनों मेरे पास काफी सारे बिन बुलाए मेहमान आ रहे हैं। फिर 3 दिन बाद हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट की आंख खुल जाती है और फिर ऑब्वियसली जागने के बाद वो यही सोच रही होती है कि उसका ट्रीटमेंट किसने किया। तभी हमारा जिन वहां आकर के बोलता है कि ओह, तो तुम फाइनली जाग गई, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मगर वो लड़की जिन को देखने के बाद तो शॉक हो चुकी होती है। उसे पिछली रात का इंसिडेंट याद आता है, जहाँ पर वो किस तरीके से जख्मी होने की वजह से पवेलियन में आकर छुपी थी। वो यही सोच रही होती है कि आखिर इसने मुझ जैसे किसी अननोन पर्सन की जान क्यों बचाई। जिन बोलता है तुम पिछले 3 दिनों से सो रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गई। वो लड़की हड़बड़ाते हुए बोलती है क्या 3 दिन, वैसे मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो।
जिन बोलता है कि यार मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, असल में मैं किसी भी इंसान को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, स्पेशली मेरे घर पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की सोचती है कि यार खाना तो बिल्कुल बढ़िया नजर आ रहा है और मुझे इस बंदे के पास से किसी किस्म की इंटरनल एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही। क्या सच में इसके कोई बुरे इरादे नहीं है? अब अपने सामने उस लड़की को कुछ ना खाता देख जिन वहां से जाने लगता है। वो बोलता है कि मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, अब जबकि तुम ठीक हो चुकी हो तो तुम्हें खुद ही खा लेना चाहिए। अब वो लड़की भी काफी एम्बेरस हो चुकी होती है, फिर भी बेशर्मी का लिबास पहनकर बोलती है कि ठीक है फिर, अब जबकि ऐसी बात है तो फिर मैं ठीक होने तक यही रुकने वाली। जिन बोलता है कि वाह, तो ये भी तुमने खुद से डिसाइड कर लिया। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो लड़की बोलती है कि 1 मिनट, आखिर तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे? अब तो हमारे जिन को भी गुस्सा आ गया होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया, तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, क्या तुम मुझे सिर्फ अपना नाम भी नहीं बता सकती? वो लड़की घबराते हुए अपना नाम यूनहा ईसीओल बता देती है। तो गाइस हम इसे हा ईसीओल कहकर पुकारेंगे। अब जिन भी उसे खाने पीने की चीजों के बारे में बता करके वहां से जाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी बाजू वाली बिल्डिंग में ही रह रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वहां पर आ जाना। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी फेवरेट प्लेस यानी कि पवेलियन के ऊपर बैठा सोच रहा होता है। वो बोलता है कि यार मुझे ये भी नहीं पता कि वो लड़की कौन है और मैंने उसकी जान क्यों बचाई। क्या होगा अगर वो कोई क्रिमिनल निकलती है तो? क्या मैं सच में इस जगह पर इतना ज्यादा लोनली हो चुका हूँ, या फिर अगर हम अपनी भाषा में कहें तो क्या मैं सच में इतना बड़ा सिंगल हूँ? फिर सीन चेंज होकर के हम देखते हैं कि वॉइस कैप्टन अपने साथियों के साथ यहाँ आने वाले स्पेशल गेस्ट के लिए रूम को तैयार कर रहा होता है। उसी के दूसरे साइड उनका कैप्टन खा पी कर सांड की तरह पड़ा होता है। और 3 दिनों बाद हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि यार ये लड़की पिछले 3 दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं आई, क्या वो सच में ठीक होंगी? रूम के इनसाइड में हम ईसीएल को देखते हैं जो कि बैठकर अपनी इंटरनल एनर्जी को ट्रेन कर रही होती है। वो बताती है कि जिन ने जिस चीज को मुझे खिलाया था उससे पॉइजन फैलना बंद हो गया था, लेकिन टाइम के साथ अब उस चीज का इफेक्ट भी कम होता जा रहा है। इससे पहले कि वो पॉइजन मेरी पूरी बॉडी में फैल जाए मुझे उसे बाहर निकालना होगा। अब वो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए उस पॉइजन को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि पॉइजन ही उल्टा इंटरनल एनर्जी को डोमिनेट कर देता है। हम देखते हैं कि उसे इसका बैकलैश बहुत ही भयानक तरीके से फेस करना पड़ता है। वो वहीं पर ही बेहोश होते हुए बोलती है कि नहीं, क्या ये सब कुछ यहीं पर ही खत्म होने वाला है? क्या मैं यहीं पर ही मरने वाली हूँ? नहीं, मैंने तो प्रॉपर तरीके से उस जिन को थैंक्स भी नहीं कहा। अब हमारी ईसीओल इस दुनिया से चल बसती उससे पहले ही वहां पर एक और मिस्टीरियस सा पर्सन उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो सबसे पहले तो ईसीओल के प्रेशर पॉइंट पर क्लिक करते हुए पॉइजन को फैलने से रोकता है, फिर अपनी इंटरनल एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करते हुए उसे जगाने लगता है। वो बोलता है कि यंग मिस प्लीज होश में आए, आपको अपनी इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करते हुए इस पॉइजन को बाहर निकालना होगा। अब ईसीओल भी माहौल की गंभीरता को समझते हुए अपनी इंटरनल एनर्जी को सर्कुलेट करने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि कुछ ही देर के अंदर सारा पॉइजन बाहर आ जाता है। वो उस पर्सन से बोलती है कि सोरियम, तो तुम भी सरवाइव करने में कामयाब हो गए। सोरियम बोलता है कि माफ करना यंगनेस, मुझे यहाँ आने में काफी देर हो गई, अगर मैं और कुछ देर लेट हो जाता तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाता। ईसीओल पूछती है कि हमारे मास्टर कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? सोरियम बोलता है कि हाँ, वो कोई ऐसे नहीं है जिनकी हमें फिक्र करनी चाहिए। फिर बोलता है कि यंग मिस, आपका यहाँ पर छुपने का प्लान बिल्कुल ही बेस्ट था, वो लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप इस जैसी किसी जगह पर छुपी हो। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पर ही रुककर अपनी इंटरनल एनर्जी को रिकवर करें, मैं मास्टर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और फिर उनके साथ ही वापस लौटूंगा। तो यार ये हमारी ईसीओल है कौन और इसके मास्टर कौन है, ये हमें अगले कुछ चैप्टर्स में पता चल जाएगा। फिर सीन चेंज होकर के हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी ब्लैक स्मिथिंग का काम कर रहा होता है, लेकिन ऐसा तो वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। असल में वो अपने माइंड में 1000 शैडो आर्ट्स को लर्न कर रहा है, जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेट की अल्टीमेट टेक्निक है। कुछ स्क्रिप्चर्स को याद करने के बाद वो अपने आसपास के एरिया को सेंस करता है और फिर ये मालूम कर लेने के बाद कि उसके आसपास कोई नहीं है, वो अपने पास मौजूद एक शॉट को निकाल कर एक स्लैश लगाता है, जिससे उसे कोई खास रिजल्ट तो नहीं मिलता, इसलिए वो शॉट को वहीं पर ही रखकर खाना खाने के लिए चला जाता है। असल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन ने अभी अपनी शैडो एनर्जी को एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन वो बहुत जल्द करेगा, वो भी अपने किसी खास इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर सीन चेंज होकर के हमें ईसॉल को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट में यहाँ वहाँ घूमते हुए बोलती है कि अच्छा, तो यही है वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट जिसके बारे में मैं बचपन से कहानियां सुना करती थी। तभी वहां जिन आकर के बोलता है कि ओह, तो तुम फाइनली अपने रूम से बाहर आ गई, मुझे तो लगा कि तुम्हारी तबीयत दोबारा से खराब हो चुकी है। फिर वहां से जाते हुए बोलता है कि वैसे मैं अभी खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ आ सकती हो। अब ईसीओल भी उसके पीछे पीछे उसके रूम पर चली जाती है। फिर वहां जाने के बाद वो सबसे पहले तो अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स करती है। जिन बोलता है कि चलो एटलीस्ट तुमने मुझे थैंक्स तो कहा।
फिर वो दोनों ही एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर जिन तो चुपचाप अपने खाने को खा रहा होता है। ये देख ईशॉल उससे बोलती है कि हे, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछने वाले? जिन पूछता है कि बताओ मैं तुमसे क्या पूछूं। ईशॉल बोलती है कि यही कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। जिन बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं पूछना। ईसीओल बोलती है कि लेकिन क्यों? जिन उसे बताता है कि यार अगर मैं उस बारे में जान लेता हूँ तो फिर मैं तुम्हारे साथ वैसे बिहेव नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से अभी कर पा रहा हूँ। ईसीएल बोलती है कि यार सच में लगता है कि ज्यादा लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जिन खाना वाना खाने के बाद फिर से पवेलियन की छत पर आकर बैठा होता है। इस बार उसे एक मिस्टीरियस सी शॉर्ट टेक्निक दिखाई देती है। वो बोलता है कि यार इसे देख ऐसा लगता है जैसे कि ये सिर्फ लोगों को मारने के लिए बनाई गई है। अगर मैं अपनी शॉर्ट टेक्निक के बेसिक को समझ जाता हूँ तो फिर मैं इसे परफॉर्म कर पाऊंगा। अब वो रेगुलरली ब्लैक स्मिथिंग की आड़ में अपनी प्रैक्टिस को किए जा रहा होता है। उसी के दूसरी साइड ईसीएल भी अपनी इंटरनल एनर्जी को रिकवर कर रही होती है। अब ऐसे ही करते करते 3 महीने कहाँ निकल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। फिर हम देखते हैं कि जिन रोजाना की तरह अपनी ब्लैक स्मिथिंग कर ही रहा होता है कि अचानक वहां पर ईसीएल पहुंच जाती है, जिसे देख जिन काफी घबरा जाता है। वो बोलता है कि ऐसे भूतों की तरह प्रकट होना बंद करो, किसी दिन तुम्हारी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ईसीएल बोलती है कि मुझे खाना चाहिए, काफी भूख लगी है। अब जिनका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि 3 महीने, पूरे 3 महीने से मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ। आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा बेशरम कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें अपने घर वापस नहीं जाना? ईसीएल बोलती है कि यार अब चलो भी, मेरी भूख काफी बढ़ती जा रही है। जिन वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने तुम्हारी जान बचाई क्यों, तुम तो मेरे गले ही पड़ गई हो। अब ईसीएल उसे जाता देख सोचती है कि यार मुझे यकीन नहीं आता कि ये बंदा नॉर्दर्न हेवनली सेट का डिसेंडेंट है, क्योंकि इसके पास मार्शल आर्ट तो छोड़ो, इसका बेसिक नॉलेज भी नहीं है। ये सिर्फ ब्लैक स्मिथिंग करते हुए अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है। फिर वहां से जाते हुए बोलती है कि छोड़ो भी, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो बस खाना चाहिए। हम देखते हैं कि वो दोनों बड़े मजे के साथ अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी के दूसरी साइड हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेवनली सेट में स्पेशल गेस्ट की भी एंट्री हो जाती है। हमें बताया जाता है कि ये वूनली और शियोहा वन ऑफ द 9 स्काइज में से एक क्रिम्सन किंग की बेटा और बेटी है। और ये तीसरी पर्सन हीरियोंग सीकर ऑफ नॉलेज की ग्रैंड डॉटर है। हाँ, वही सीकर ऑफ नॉलेज जिसने के लास्ट टाइम जिनके फादर से बात किया था। अब इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर फोर्थ डेड हेवन का जनरल भी आया होता है। अब इन लोगों के नॉर्दर्न हेवनली साइड पहुंचते ही कैप्टन और उसके साथी आकर के इन सभी को ग्रीट करने लगते हैं। जनरल पूछता है कि बताओ, क्या तुम लोगों ने हमारे लिए रूम को तैयार किया है? कैप्टन झूठ बोलते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने खुद पर्सनली आप लोगों के रुकने के लिए रूम को तैयार किया हो। हम देखते हैं कि जनरल के साथ आए हुए लोगों में से एक वॉइस कैप्टन का दोस्त होता है, जो कि उसे पहचान बोलता है कि हे, तुम तो वू सॉन्ग हो, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। मगर वॉइस कैप्टन कंप्लीटली उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है, जैसे कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। फिर वो सभी सेट के अंदर इंटर करते हैं, जिसकी खस्ता हालत देख हीरियंग थोड़ा सा अफसोस जताती है। मगर वूनली एटीट्यूड के साथ बोलता है कि ये दुनिया कुछ इस तरीके से ही काम करती है। नॉर्दर्न हेवनली साइड तो सेंट्रल अलायंस के लिए एक कुत्ते की तरह था, जिसे कि उन्होंने शिकार करने के लिए यूज किया और फिर जब काम खत्म हो गया तो उसे मार दिया। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जिन और ईसीओल भी अपनी रोजाना की तरह मटर गश्ती करते हुए यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं कि तभी इनका सामना भी यहाँ आए नए गेस्ट के साथ हो जाता है। हीरियोंग एक ही बारी में जिन को पहचानते हुए बोलती है कि अच्छा, तो तुम ही नॉर्दर्न हेवनली साइड के डिसेंडेंट हो, है ना? जिन कोई जवाब नहीं देता, मगर ईसीओल सोच रही होती है कि यार ये मुझे क्या हो गया, मेरी सेंसेस कब से इतनी ज्यादा डल हो गई, यहाँ इतने सारे लोग हैं और मैंने किसी को भी सेंस नहीं किया। अब वुनली जिन को अपनी सिस्टर और हीरियोंग से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस पर जिन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए ईसीओल को अपनी दूर की रिश्तेदार बताता है। अब ये जानने के बाद कैप्टन अपने वॉइस कैप्टन से पूछता है, आखिर कब से इस बच्चे ने अपने रिश्तेदारों को जमा करना स्टार्ट कर दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वॉइस कैप्टन बोलता है कि यार मुझे खुद अभी पता चला। अब वुनली जिनके सामने थोड़ा एटीट्यूड झाड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है हम लोग कौन है? जिन सीधा सीधा बोलता है कि हाँ, तुम लोगों के बारे में तो पूरा मुरिम वर्ल्ड जानता है। मूनली जिनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि यार मुझे यकीन नहीं होता कि नॉर्थ में मौजूद इतनी बेकार सी प्लेस में भी मेरे नाम को कोई जानता होगा। अब कन्वर्सेशन आगे बढ़ पाती उससे पहले ही कैप्टन उन्हें वहां से ले जाते हुए बोलता है कि चलिए, मैंने आप लोगों के लिए काफी डिलीशियस खाने को तैयार करवाया है। वैसे भी लंबा सफर तय करने की वजह से आप लोग काफी थक चुके होंगे। उन लोगों के वहां से जाने के बाद ईसी और जिन को देख सोचती है कि यार मैंने इस बंदे को जितना बेवकूफ समझा था ये उतना है नहीं। इसने कितने सफाई के साथ उन लोगों के सामने झूठ बोला, इसके बिहेवियर को रीड कर पाना काफी मुश्किल है। वैसे आखिर वो लोग इसे ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे थे जैसे कि ये उन लोगों के पास मेहमान बनकर आया है, जबकि असल में ये खुद इस जगह का मालिक और वो लोग यहाँ पर मेहमान है।
अब सीन रात के टाइम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें वूनली और जनरल के दरमियान बातचीत को दिखाया जाता है। वूनली बोलता है कि यार मैं तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेवनली सेट की ग्लोरी को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए आया था, लेकिन इस सेट की हालत जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खस्ता हो चुकी है। मेरे फादर और दूसरे बूढ़े खुसट लोग मुरीम वर्ल्ड में बस शांति फैलाने का ढोंग रच रहे हैं, लेकिन असल में तो वहाँ पर किसी किस्म की कोई शांति है ही नहीं। वो सभी लोग गरीबों के माल को करप्शन के जरिए खा रहे हैं। मुझे ये सब कुछ रोकना होगा। पीछे खड़ा जनरल बोलता है कि आप मुझसे जो भी कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका ही वफादार रहूंगा। वुनली और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर अभी एक चीज है जिसे कि मुझे कंफर्म करना है। फिर वो उसी चीज को कंफर्म करने के लिए सीधे हमारे जिन के पास पहुंच जाता है। जिन तो बड़ी हैरानी के साथ सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इसकी प्रेजेंस महसूस क्यों नहीं हुई। वुनली बोलता है कि यार इंटरनल एनर्जी ना होने के बाद भी तुम यहाँ अच्छी कलाकारी दिखा रहे हो। फिर वो उसके बनाए हुए एक वेपन को चेक करने लगता है। वो बोलता है कि वाओ, ये वेपन तो कमाल का है। मेनलैंड में तुम्हें इस वेपन की अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। फिर अचानक से उसे सीधे जिन की तरफ ही पॉइंट आउट कर देता है। जिन घबराते हुए बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। वुनली बोलता है कि तुम नॉर्दर्न हेवनली साइड के डिसेंडेंट हो और तुम ये कहते हो कि तुमने मार्शल आर्ट लर्न नहीं करी। बगैर मार्शल आर्ट के इतने लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाना ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो जल्दी से मुझे शो करो कि तुम्हें क्या क्या आता है, वरना तुम यहीं पर ही मारे जाओगे। अब जिन तो बहुत ही परेशान हो गया होता है। वो सोचता है कि यार मैं क्या करूं। इस बंदे की किलिंग इंटेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सीरियस है, मगर यहाँ पर मैं अपनी मार्शल आर्ट को शो नहीं करवा सकता। भले ही मैं इसे हरा ही क्यों ना दूं, लेकिन ये वन ऑफ द नाइन स्काइज का बेटा है, यानी कि मेरा अब तक का सहा हुआ सारा टॉर्चर वेस्ट चले जाएगा। मतलब कि यार इसके फादर आकर के जिनको एक ही बारी में टपका देंगे। तो फिर अब हम देखते हैं कि जिन ने उस अटैक को डॉज नहीं किया होता है, जिस वजह से वो सीधे ही उसके शोल्डर से जाकर कनेक्ट होता है। वुनली सोचता है कि आखिर इसने मेरे अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। तभी वहां पर हीरियोंग अपनी गार्ड के साथ वहां पर पहुंच जाती है। वो सबसे पहले तो जिन को संभालने लगती है। जिन जख्मी होने की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, मगर वुनली तो अब भी यही सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे ने मेरे अटैक को डॉज क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने तो इसके पास से एक स्ट्रेंज सी की को महसूस किया था। क्या ये मेरी हेलुसिनेशन थी? नहीं, मुझे इस बंदे पर और लंबे टाइम तक नजर रखना होगा। तभी हीरियोंग उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर, अब आपकी इस हरकत का क्या मतलब था। वुनली अपने हाथ से तलवार फेंकते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये बंदा इतने आसान से अटैक को भी डॉज नहीं कर पाएगा। अब इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सब्र रखो गाइस, इस बंदे की मौत बहुत ही बेकार तरीके से होने वाली है। हीरियोंग अपने पास से एक रिकवरी पिल निकालकर जिन को खिला देती है और वो कंटिन्यूअसली यंग मास्टर की तरफ से भी जिन से माफिया मांग रही होती है। अब दूसरे दिन जिन की आंख उसके रूम पर खुलती है, जहाँ उसके साइड बैठी ईसियोल उससे पूछती है कि जिन, क्या ये सब कुछ उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया। मगर जिन उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर ईसियोल गुस्सा होते हुए बोलती है कि जिन, तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो। अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो तुम्हें कम से कम वहां से भाग जाना चाहिए था। जिन उसे शांत कराते हुए बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर हुआंग, के बाद तुम वो पहली हो जिसने कि मुझे इस तरीके से डांटा है। अब ऐसे आउट ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक सुनने के बाद ईशियल जिन के पेट में एक जोरदार घूसा जड़ देती है। फिर उसे बताती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ। जिन बोलता है क्या सच में? ईशियल बोलती है कि हाँ, अब जबकि मैं कंप्लीटली रिकवर हो चुकी हूँ तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारियुंग ने आकर के ईशियल को ये बताया होता है कि उनके मास्टर की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि उन्हें अगले कुछ दिनों में यहाँ से निकलना होगा। यही वजह थी कि ईशियल यहाँ से जाने की बात कर रही थी। फिर सीन चेंज होकर के हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। ये वही बंदा है जिसके बारे में मिस्टर हुआंग ने हमारे जिन को बताया था कि भाई इसने 100 लोगों को हराने का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, जिसमें से 93 को तो ये हरा भी चुका है। वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि वाह, नॉर्दर्न लैंड की तो कुछ बात ही अलग है। असल में ये भी हमारे जिन के घर पर आने वाला एक और नया गेस्ट है। इस बंदे का नाम डैम सूचियोन है, इसे हम सूचियोन कहेंगे। वो आगे बढ़ने से पहले अपने पीछे मुड़कर बोलता है कि हे, आखिर तुम लोग कब तक ऐसे ही छुपे रहने वाले हो? चलो जल्दी से सामने आ जाओ। उसके इतना कहते ही वहां से कई सारे लोग बाहर निकल आते हैं। उनमें से एक बोलता है कि बच्चे, तेरे सेंसेस काफी शार्प है, चल अब जल्दी से हमें ये बता कि तू है कौन और जा कहाँ रहा है। सूचियोन भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग है कौन और इनका पहरावा इतना डिफरेंट क्यों है। सिर्फ यही नहीं, इनके वेपन का डिजाइन भी काफी स्ट्रेंज है। ऐसा डिजाइन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर उन्हें जवाब देते हुए बोलता है कि देखो, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। वो आदमी अपनी गर्दन टेढ़ी करके सूचियोन को डराते हुए बोलता है कि बच्चे, अगर तुम मुझे जवाब दे देते हो तो हम तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाने देंगे। अब आप सभी लोग सूचियोन की बॉडी को देखकर ये समझ गए होंगे कि ये बंदा फाइट करने का दीवाना है, यानी कि इस बंदे का यहाँ से चुपचाप जाने का तो कोई मूड नहीं है।
अब ये देख वो सभी सूचियोन पर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है फिर, अब जबकि तुमने हमारे क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया है तो फिर हम यही कंसीडर करेंगे कि तुम भी उसी वुमेन के साथ मिले हुए हो। सूचियोन भी अटैक करते हुए बोलता है कि यार मुझे किसी वुमेन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपने सामने से आने वाली फाइट को हमेशा वेलकम करता हूँ। अब हम देखते हैं कि उन सभी ने एक साथ अपने वेपन्स के साथ सूचियोन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वहां पर चारों तरफ धुआं फैल जाता है। फिर हमें उस धुएं के दरमियान से सूचियोन का एक डरावना सा फेस दिखाया जाता है, जिसे देख उन सभी लोगों की फटके चार हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सूचियोन ने अपने एक ही हाथ से उन सभी लोगों के वेपन्स को पकड़ लिया होता है। फिर वो अपने दूसरे हाथ में मौजूद इंटरनल एनर्जी से उन सभी पर अटैक करता है, जिस वजह से वहां पर एक और धमाका होता है। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से उनके कुछ लोग मारे जाते हैं। ये देख उनका लीडर अपने साथियों से कहता है कि हमें अब ब्लड डिस्ट्रक्शन आर्ट का यूज करना होगा, जिसके बाद वो लोग फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिस वजह से एक और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन रिजल्ट इस बार भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, क्योंकि विनर तो हमारा सूचियोन ही होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी इस अटैक की वजह से काफी बुरी तरीके से घायल हो गया होता है। वो बोलता है कि यार इन लोगों का फाइटिंग स्टाइल काफी डिफरेंट था, एटलीस्ट मुझे इनमें से किसी एक को जिंदा रख करके इंटरोगेट करना चाहिए था। फिर बोलता है कि जाने दो, अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे ये मेरी अब तक की सबसे टफेस्ट बैटल थी। वो अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट मैं आ रहा हूँ। अब हम नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में हमारे जिन को देखते हैं, जो कि थोड़ा रिकवर होने के बाद चहलकदमी करने के लिए अपने रूम से बाहर आता है। हीरियोंग उसे देखने के बाद उसका हालचाल पूछने लगती है, जिस पर जिन बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीरियोंग उससे एक और बार माफी मांगती है, जिस पर जिन बोलता है कि तुम्हें इतनी बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि मैं इस तरीके से जख्मी हुआ हूँ। हीरियोंग और ज्यादा सैड होने का नाटक करती है। वो बोलती है कि हाँ, मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर वन ऑफ द नाइन स्काइज में से एक सीकर ऑफ नॉलेज है, लेकिन मैं उनकी तरह क्रूअल बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसलिए अगर तुम्हें मुझसे जो कुछ भी चाहिए तो तुम बेझिझक होकर के मुझसे मांग सकते हो। दूर बैठी उसकी बॉडीगार्ड तो ये देख काफी कंफ्यूज हो चुकी होती है कि आखिर उसकी यंग मिस ये क्या कर रही है। हमें कुछ टाइम पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हीरियोंग ने वुनली को अपने से बात करने के लिए बुलाया होता है। वुनली पूछता है कि बताओ क्या काम था। हीरियोंग डरावना सा फेस बनाते हुए बोलती है, आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि हमारे प्लान के बीच मुश्किलात को खड़ी करना बंद करो। वुनली तो इस चेहरे को देख घबरा गया होता है। वो बोलता है कि हाँ हाँ समझ गया, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, प्लीज ऐसे फेस को बनाना बंद करो, मुझे काफी डर लगता है। हीरियोंग बोलती है कि अभी वो पर्सन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उसका यूज नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के डिसेंडेंट के तौर पर करेंगे। फिर सीन चेंज होकर के हमें एक बैटलफील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान ने एक मार्शल आर्टिस्ट के चेस्ट के आर पार अपने हाथ को किया होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट मरने से पहले बस यही बोलता है कि आखिर तुम्हारे जैसा हैवान यहाँ पर क्या कर रहा है। अब ये हैवान अपनी हैवानियत को दिखाते हुए उसे अपने हाथ से झटक देता है। हमें पता चलता है कि ये डीमन ऑफ चाओस वूकोंग है। उसके पास उसका ही एक आदमी आकर के उसे एक रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि उनकी हिडन घोस्ट ट्रूप अनाइलेट हो गई। डीमन ऑफ चाओस एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि हमारी हिडन घोस्ट ट्रूप जिसे कि हमने उस लड़की को पकड़ने के लिए भेजा था, वो किसी बच्चे के जरिए डिस्ट्रॉय हो गई, और वो बच्चा भी उसी जगह गया है जहाँ पर वो लड़की जाकर छुपी है। ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। वो अपने साथियों से बोलता है कि चलो आज हम कुछ खरगोशों का शिकार करने वाले हैं। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि ये वही आदमी है जिसने के ईसीओल और उसकी मास्टर पर अटैक किया था। अब हम नॉर्दर्न हेवनली सेट के अंदर वॉइस कैप्टन के दोस्त को देखते हैं, जो कि फिर से वॉइस कैप्टन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉइस कैप्टन उसे इग्नोर कर देता है। ये देख वो दोस्त बोलता है कि हे, क्या तुम अपने पुराने दोस्त को पहचानने से भी अब इनकार करने वाले हो। वॉइस कैप्टन बोलता है कि अच्छा, तो क्या दूसरे की वुमेन को छीनने के बाद भी तुम अपने आप को दोस्त कहते हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। उसका दोस्त बोलता है कि यार क्या तुम अब भी पुरानी बातों को लेकर गुस्सा हो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि उसने खुद मुझे चूज किया था। अब ये सुनने के बाद तो वॉइस कैप्टन का खून खौल जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। वो गुस्से से पागल होता हुआ सीधे ही अपने दोस्त पर अटैक कर देता है। ये देख उसका दोस्त भी काउंटर अटैक करता है, जिसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि वॉइस कैप्टन की शॉट टूट जाती है और उसके हाथ पर दो जगह कट भी लगते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुमसे लंबे टाइम के बाद मिलने की वजह से अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, वरना हमेशा ये याद रखना कि यही हमारे बीच का डिफरेंस है। हम देखते हैं कि वॉइस कैप्टन बेबसी की हालत में बैठा होता है। हमें एक पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो क्लियर दिखाई दे रहा है। सीन चेंज होकर के हम जिन को देखते हैं, जो कि ईसीएल को एक हेयरपिन गिफ्ट करता है। अब ईसीएल तो इसे देख काफी हैरान हो गई होती है। जिन उससे बोलता है कि यार अब जबकि तुम यहाँ से जाने वाली हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दे दूं।
ईसीओल को तो ये हेयरपिन बहुत ही पसंद आई होती है। हम देखते हैं कि वो अपने रूम में जाने के बाद भी उसे ही देखे जा रही होती है। तभी अचानक से वहां पर सारियोंग पहुंच जाता है, जिसको देखते ही ईसीओल उसे छुपा देती है। सारियोंग के पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताती। सारियोंग बताता है कि उनकी मास्टर बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाली है, तो उन्हें भी उनके साथ ही यहाँ से निकलना होगा। फिर वो ईसीओल को ये वार्निंग भी देता है कि उसे अपनी ट्रेनिंग के दौरान ऐसे पर्सनल चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये मार्शल आर्ट लर्न करने में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। ईसीएल बोलती है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर सीन चेंज होकर के हमें वापस से वॉइस लीडर को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से से अपने आप को वीक होने पर कोस रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इतना वीक क्यों हूँ, मैं इतना ज्यादा ट्रेन करता हूँ लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी पसंदीदा औरत को भी बचा नहीं पाया। मुझे तो अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई कहता है कि डार्कनेस हमारे दिल को काला कर देती है। अगर तुम अपने आप पर ही डाउट करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर तुम अपने हार्ट में मौजूद डार्कनेस के जरिए कंज्यूम कर दिए जाओगे। तुम्हारे अंदर मौजूद गुस्सा तुम्हें सिर्फ डाउनफॉल की तरफ ले जाएगा। तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, सिर्फ तुम्हें शांत होकर के उसे महसूस करने की जरूरत है। अब वॉइस लीडर भी बगैर कुछ सोचे समझे कंसंट्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, और फिर कंसंट्रेशन करने के बाद वो एक अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट काफी जबरदस्त होता है। वो बोलता है कि ये क्या था, क्या किसी ने मुझे इनलाइटमेंट हासिल करने में मेरी मदद की। वो अपने आसपास देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि जाने अनजाने में ही ये काम हमारे जिन ने किया होता है। असल में वो ऊपर बैठकर दीवार पर लिखे हुए स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहा होता है। फिर वो अपनी स्टडी को खत्म करने के बाद वहां से जाने लगता है। अब वापस जाते वक्त रास्ते में उसे किसी का बहुत ही भयानक प्रेशर महसूस होता है। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि कोई उसके तरफ ही बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर डैम सूचियन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बंदे का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। जिन बोलता है कि इस बंदे का ऑरा बहुत ज्यादा इंटेंस है, मैं तो यहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। सूचियोन भी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को देखकर बोलता है कि अच्छा, तो ये है वो महान सेक्ट। वैसे ये देखने में काफी इम्प्रेसिव है। अब उसका वेलकम करने के लिए वहां पर हीरियोंग, वुनली और उसकी छोटी बहन भी आ गई होती है, जिन्हें देख हमारा सूचियोन बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ पर मेरे भाई बहन मुझसे पहले पहुंच गए हैं। अब वो सभी लोग सूचियोन की हालत को देख उससे पूछते हैं कि आखिर तुम जख्मी कैसे हो गए, जिस पर वो बताता है कि यहाँ आते वक्त उसका कुछ स्ट्रेन से मार्शल आर्टिस्ट से सामना हुआ था। वुनली उसके तारीफों के पुल बांधते हुए बोलता है कि मेरे भाई डैम सिचुआन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बहादुर हो, तुमने जरूर उन मार्शल आर्टिस्ट के छक्के छुड़ा दिए होंगे। अब डैम सूचियोन इस नाम को सुनने के बाद जिनको भी ये बात पता चल जाती है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में मिस्टर हुआंग ने इसे बताया था, यानी कि 100 मैन चैलेंज वाला मार्शल आर्टिस्ट। सूचियोन भी बातें करते हुए आगे बढ़ने के बाद अपने साथियों से पूछता है कि रास्ते में जिस पर्सन को मैंने देखा वो कौन था, जिस पर वुनली बड़े ही रूट से अंदाज में बताता है कि वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का डिसेंडेंट है, लेकिन तुमको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। मगर हम देखते हैं कि सूचियान फिर भी जिन की तरफ ही देख रहा होता है, जैसे कि उसके अंदर से कुछ ना कुछ महसूस कर पा रहा हो। हम जिनको देखते हैं जो कि सोचता है कि यार, मैंने सूचियोन से यहाँ मिलना तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सच में वो बहुत ही लाजवाब है। मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी इंटरनल एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तभी वहाँ जनरल आकर के उसे बताते हैं कि लेडी हीरियोंग ने आपको रात के खाने पर इनवाइट किया है। सुनम्यूंग बोलता है कि यार, यहाँ मेरे ही घर पर मेरे ही मेहमान मुझे ही इनवाइट कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी दावत को एक्सेप्ट करता हूँ। अब हम सूचियोन को देखते हैं, जो कि जिन के बारे में ही सोच रहा होता है। वो बोलता है कि यार, मुझे इस बंदे के अंदर से किसी किस्म की मार्शल आर्ट या फिर की महसूस नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ये अकेला बंदा पूरे नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की विल को कैरी कर रहा है। अब हमारा जिन भी दावत को अटेंड करने के लिए रात में पहुंच जाता है, जहां पर उसके साथ ईशियोल भी आई होती है, जो कि इतने सारे लोगों के बीच काफी अजीब सा बर्ताव कर रही होती है। जिन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ईशियोल बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ही हम ये साफ साफ बता सकते हैं कि वो यहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए आई है। जिन देखता है कि आज ईशियोल ने उसकी दी हुई हेयरपिन को पहना है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाता है। फिर वो लोग चलते हुए खाने के दस्तरखान पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सूचियान खड़ा होकर के जिनको बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है और बोलता है कि हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का शुक्रिया। जिन बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वो लोग अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। हीरियोंग बताती है कि यार, जिस तरीके से बूढ़े लोगों ने अपने ग्रुप बनाए हैं, उसी तरह आप जवानों को भी बना लेना चाहिए।
सुचियोन बोलता है, इस दुनिया में ऐसा एक भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं होगा जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के बारे में ना जानता हो, क्योंकि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट ने सालों गिनती साइलेंट नाइट से फाइट करते हुए इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया है। तो क्यों ना हम इकट्ठा होकर के दोबारा से इसी जगह को राइज करवाए। हमें इस काम के लिए सिर्फ तुम्हारी परमिशन की जरूरत होगी। हम देखते हैं कि जिन चुपचाप सभी बातों को सुने जा रहा होता है, दूसरी साइड ईसियोल तो बस याशेक अपनी अपनी देख कर रही होती है। सुचियोन सोचता है कि यार ये लड़की ने दावा किया है कि वो जिनकी दूर की कजन है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये इसकी कोई बॉडीगार्ड होंगी, क्योंकि जिस अमाउंट में मैं इसके अंदर से इंटरनल एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिन भी अपने फैसले को सुनाते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब वहां से सीन चेंज होकर के दूर माउंटेन पर पहरा दे रहे दो गार्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि रोजाना की तरह पहरा देते हुए बातें कर रहे होते हैं। अचानक से उन्हें अपने पीछे कोई महसूस होता है, जिसे मुड़कर देखने के बाद वो लिटरली हमें कुछ नहीं बता पाते। दूसरे माउंटेन पर मौजूद वॉइस लीडर बोलता है कि यार पता नहीं क्यों मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है। वो सीटी मारकर अपने साथियों को सिग्नल देता है, लेकिन वो देखता है कि वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब ये देख वो मालूम करने के लिए सीधे ही वहां पर पहुंच जाता है। उसका पीछा कर रहा गार्ड अचानक से अपने कैप्टन की बढ़ी हुई स्पीड को देख काफी हैरान हो गया होता है, लेकिन आंखें तो उसकी तब फटती है जब उसकी नजर सामने पड़ती है, क्योंकि वहां पर वो देखता है कि वहां मौजूद सभी गार्ड्स के किसी ने चिथड़े चिथड़े कर दिए होते हैं। वापस से सीन बैंक्वेट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर ईसियोल बोलती है कि ये सारी के सारी पागलों की जमात है। जिन बोलता है कि ये लोग सिर्फ पागल ही नहीं बल्कि डरावने वाले पागल है। ईसियोल ये सुनकर हंसने लगती है। वो बोलती है, क्या तुम्हें सच में इन लोगों से डर लग रहा है? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिन बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईसियोल बोलती है कि बस बहुत हुआ, बात बात पर शुक्रिया कहना बंद करो। अब सोचियोन वहां जिन के पास आकर के उससे बोलता है कि मास्टर जिन, मैं तुमसे थोड़ा अकेले में बात करना चाहता हूँ। दूसरी साइड ईसियोल को रोकने के लिए हीरियोंग पहुंच जाती है। वो उससे चिकनी चोमड़ी बातें करते हुए पूछती है, यंग मिस क्या आपको हमारी दावत पसंद आई? मगर ईसियोल उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ होती है। वो उससे बोलती है कि मेरे सामने नाटक करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम जिन को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों तुम सभी उसके पीछे पड़े हो? तुम लोगों के बगैर भी उसकी लाइफ बहुत ही बेकार है। तुम लोगों को उसे परेशान करने के लिए यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हिरियोंग बोलती है कि हमें नॉर्दर्न हेवनली सेट को दोबारा से राइज करवाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। वुनली की लिटिल सिस्टर आकर के बोलती है कि आखिर तुम कौन होती हो इस मामले पर बात करने वाली? मैं जानती हूँ कि तुम उसकी दूर की रिश्तेदार हो, मगर उस बंदे को ही इस बात से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों हो रही है? वैसे भी तुम भी तो हमसे डिफरेंट नहीं हो। तुम यहाँ रहकर उस पर बर्डन बनते हुए उसकी काइंडनेस का फायदा उठा रही हो। अब इस बात का जवाब ईसियोल के पास नहीं होता, इसलिए वो अपने सर को नीचा कर देती है। तभी उसे बहुत ही भयानक एनर्जी का प्रेशर महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर बोलती है कि नहीं, अब मुझसे ये मत कहना कि वो मॉन्स्टर मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया। अब हम जिन को देखते हैं, जिसको कि सूचियोन बोलता है कि मास्टर जिन, मुझे माफ करना, मेरा आपको ऐसे अचानक से अप्रूवल देने का कोई मकसद नहीं था। इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि गलत हो रही है, जिन्हें ठीक करने के लिए हमें नॉर्दर्न हेवनली सेट को दोबारा से राइज करवाना होगा, और ऐसा करने में हमें तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत है। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन प्लीज मेरी मदद करे। गाइस इस बंदे के इंटेंशंस बिल्कुल ही प्योर है। तभी उन दोनों को भी डीमन ऑफ चाउस की प्रेजेंस फील हो जाती है। हम नॉर्दर्न हेवनली सेट में तूफान से पहले की शांति को देखते हैं। और गाइस ये लास्ट टाइम है कि हम अब नॉर्दर्न हेवनली सेट को देख रहे हैं, क्योंकि फाइट के बाद ये देखने लायक नहीं बचेगा। हम देखते हैं कि डीमन ऑफ चाउस को सभी मार्शल आर्टिस्ट ने चारों तरफ से घेर लिया होता है, और वो सभी एक साथ उस पर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन बंदा तो फाइनल बॉस है। वो इन जैसे छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट से नहीं रुकने वाला। वो सिर्फ अपने शर्ट को निकाल करके घुमाता है, जिसके विंड प्रेशर की वजह से ही उन सभी का काम तमाम हो जाता है। तभी वो देखता है कि आसमान से कोई चीज उसकी तरफ ही बढ़ रही है, और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि हमारा यंग मास्टर डैम सीचुआन होता है, जो कि बोलता है कि आखिर तुम हो कौन जो कि यहाँ आकर के ऐसा हल्ला गुल्ला मचा रहा है? मगर डीमन ऑफ चाउस की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो बोलता है कि अरे तुम तो वही हो जो कि 100 मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज कर रहा है। तुमने ही मेरी हिडन घोस्ट ट्रूप को खत्म किया। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर ही मिल गए। सूचियोन सोचता है, अच्छा तो जिन लोगों से मैंने पहले फाइट की वो भी इसके ही साथी थे, यानी कि ये बंदा भी मेनलैंड से बिलोंग नहीं करता। वो पूछता है, क्या तुम सभी लोग साइलेंट नाइट से हो? डीमन ऑफ चार्ल्स बोलता है, बच्चे तुम तो काफी बहादुर हो, तुम्हारी आंखों में डर के बजाय मुझे एक्साइटमेंट नजर आ रही है। सीन बैंक्वेट हॉल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर गार्ड्स की लाशों को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी घबरा चुके होते हैं। ईशियोल की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है, जैसे कि उसे कोई पुराना ट्रॉमा याद आ गया। वो बोलती है कि नहीं, उस मॉन्स्टर को यहाँ नहीं होना चाहिए था, हम में से कोई भी उसे नहीं रोक सकता।
तभी जिन उसे होश में लाते हुए बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो? ईसीएल बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना वो मॉन्स्टर हम सभी को मार देगा। जिन खिड़की की तरफ देखकर बोलता है कि नहीं, इसके लिए भी काफी देर हो चुकी है क्योंकि वहां पर डीमन ऑफ चाओस के साथी पहुंच गया होता है। पूरी सिचुएशन डेंजरस होते जा रही होती है क्योंकि इन लोगों के साथ मौजूद इलाइट गार्ड्स भी उन सभी मार्शल आर्टिस्ट को रोक नहीं पाते। हिरियोंग भी सोच रही होती है कि आखिर अचानक से क्यों इतने सालों बाद साइलेंट नाइट ने अपीयरेंस ले ली और क्या होगा अगर मास्टर डैम उन सभी को हरा देते हैं तो। ईसीओल ने भी अपनी हेयर पिन निकाल कर रख दी होती है। वो जिनसे बोलती है कि मेरे पीछे ही रहना, मैं इन सभी से निपटती हूँ। अब हमें डीमन ऑफ चाओस और मास्टर डैम सूचियन के बीच फाइट को दिखाया जाता है जिसमें मास्टर डैम सूचियन बड़ी स्पीड के साथ डीमन ऑफ चाओस के करीब पहुंच जाता है। उसके हाथ में मौजूद एनर्जी की वजह से डीमन ऑफ चाओस को कुछ दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा उठाते हुए सूचियन एक जोरदार गुस्सा उसके फेस पर जड़ देता है। वो यहीं पर ही नहीं रुकता, वो दूसरा घूंसा उसके पेट में देता है और फिर बड़ी स्पीड से उसके पीछे पहुंचते हुए तीसरा उसके पीठ में। हम देखते हैं कि वो नॉर्दर्न हेवनली सेट को अपना अरीना और डीमन ऑफ चाओस को अपना पंचिंग बैग समझकर कूटे जा रहा होता है। हम देखते हैं कि फाइट के बाद डीमन ऑफ चाओस की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। उसके दोनों ही हाथ पांव टूट गए होते हैं और तो और पूरी बॉडी से खून भी बह रहा होता है। सूचियन बोलता है, क्या मैंने इसे हरा दिया? वैसे इन अटैक्स को यूज करने में मेरी कई सारी मेंटल स्ट्रेंथ खर्च होती है। अब वो वहां से जा ही रहा होता है कि उसे अपने पीछे से हड्डियों के जोड़ने की आवाज आने लगती है और आप लोग देख ही सकते हो कि पीछे क्या चल रहा है। सूचियन बोलता है, क्या तुम मॉन्स्टर हो? डीमन ऑफ चार्ल्स बोलता है कि हाँ बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम अपनी इतनी सी पावर के साथ मुझे मार दोगे? वो उस पर अपनी पावर के साथ अटैक करता है जिसे कि सूचियन जंप लगाकर डॉज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि डीमन ऑफ चार्ल्स तो उसके ऊपर पहुंच गया होता है। वो वहीं से ही उस पर एक जोरदार लात मारता है और फिर उसके तरफ बढ़ते हुए उस पर एक डेमोनिक डाइव लगाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि नीचे ग्राउंड पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर धूल के हटने के बाद हम देखते हैं कि सूचियन बहुत ही बुरी हालत में डीमन ऑफ चार्ल्स के कदमों में होता है। डीमन ऑफ चार्ल्स बोलता है, बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ कुछ 100 मार्शल आर्टिस्ट को हराने के बाद तुम इस मार्शल वर्ल्ड के पीक पर पहुंच चुके हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो। अब जबकि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ पोटेंशियल को देखा है तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। जब तुम स्ट्रांग बन जाओगे तब मुझसे फाइट करने के लिए आ जाना। मगर हम देखते हैं कि सूचियन ने उसके पैर को पकड़ लिया होता है, जैसे कि वो उससे कह रहा हो कि एक तो मुझसे फाइट करो या फिर मुझे मार दो। जिस पर डीमन ऑफ चार्ल्स भी गुस्सा होकर के उसे अपने पैर से कुचलने लगता है। वो बोलता है कि कभी ने कही के आज तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी वहां पर एक और पर्सन आकर के उसे रोकने लगता है। वो पर्सन होता है हमारे वून ली की छोटी बहन सियोहा, जो कि बड़े एटीट्यूड के साथ बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ। क्या तुम जानते भी हो कि मेरे फादर कौन है? मेरे फादर वन ऑफ द 9 स्काइज में से एक 4 डेड हेवन है। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो तो तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। मगर डीमन ऑफ चार्ल्स को इन बातों से क्या ही फर्क पड़ता है। वो अपने हाथ के इशारे से इसके चीथड़ों को ऐसे उड़ाता है जैसे कि कोई मक्खी उड़ा रहा हो। अब ये नजारा देखने के बाद हिरियोंग की भी जान हलक में आ जाती है और वूनली के तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो बगैर सोचे समझे डीमन ऑफ चार्ल्स की तरफ दौड़ने लगता है और फिर उस पर अपनी क्रिम्सन किंग नामक टेक्निक से अटैक करते हुए बोलता है कि कमीने, आज मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन डीमन ऑफ चार्ल्स के सामने डैन सूचियन जैसा मार्शल मास्टर भी नहीं टिक पाया तो ये कौन से खेत की मूली है। वो उस पर भी एक छोटे से अटैक को कर उसे किसी मच्छर की तरह साइड कर देता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि ईसीओल सभी मार्शल आर्टिस्ट को मारते हुए जिनको प्रोटेक्ट कर रही होती है, मगर हिरियोंग का तो हाल बहुत ही बेकार हो चुका होता है। वो घबराते हुए सोचती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तो मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। आखिर क्यों साइलेंट नाइट अचानक से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं? उन्हें हमसे क्या ही चाहिए होगा? मास्टर डैम और वूनली हार गए और सियोहा तो बहुत ही बुरी तरीके से मारी गई। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब वो जिन और ईसियोल को यहीं पर ही छोड़कर जाने का प्लान बनाती है, जिससे कि जिन भी समझ गया होता है, मगर हिरियोंग उसे कुछ कहे बिना ही वहां से चले जाती है और हम देखते हैं कि उनको गार्ड करने वाला जनरल उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब बाहर जाने के बाद उसका सामना होता है डीमन ऑफ चाओस से, जिससे बचने के लिए वो अपनी एक इल्यूजन टेक्निक का यूज करती है। ये इल्यूजन टेक्निक उसे उसके ग्रैंडफादर यानी कि वन ऑफ द 9 स्काइज में से एक सीकर ऑफ नॉलेज ने सिखाई है। आप लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये अपने ग्रैंडफादर की पावर का 1% यूज करने वाली है। हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस मानवा के अंदर पावर स्केलिंग बिल्कुल ही इनसेन है। यानी कि इसके ग्रैंडफादर अगर यहाँ पर होते तो वो अपनी फॉर्मेशन के साथ इस पूरे रेगिस्तान को कवर कर देते। खैर छोड़ो, थोड़ी देर के लिए ही सही, ये डीमन ऑफ चाओस को इल्यूजन में फंसाने में कामयाब हो जाती है और इतनी देर काफी होती है उसे अपने साथियों को लेकर वहां से निकलने के लिए। हम देखते हैं कि जनरल ने मार्शल आर्टिस्ट को रोकते हुए अपनी जान दे दी होती है। जिन अफसोस जताते हुए बोलता है, आखिर ऐसी मौत का फायदा ही क्या जब आपका मास्टर ही आपको एक्नॉलेज ना करे। हमारी ईसीओल ने भी सभी मार्शल आर्टिस्ट को खत्म कर दिया होता है, लेकिन वो देखती है कि डीमन ऑफ चाओस भी इल्यूजन से आजाद हो रहा है।
वो आजाद होने के बाद बोलता है, अच्छा तो वो लड़की अपने साथियों को लेकर यहाँ से चली गई, कोई नहीं, वैसे भी मेरा ओरिजिनल टारगेट तो ये लड़की है। ईसियोल बोलती है, डीमन ऑफ चाओस द अनकिलेबल मॉन्स्टर, यहाँ से दफा हो जा। डीमन ऑफ चाओस हंसते हुए बोलता है, बच्ची ये तुम क्या बात कर रही हो, मैं इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम ये कह रही हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो बोलता है कि तुम वो इकलौती चीज हो जिसकी वो वुमेन केयर करती है, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो शायद उसके दिल पर चोट आएंगी जिससे मुझे भी सुकून होगा। वो अपनी एनर्जी के साथ वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है। धूल के हटने के बाद जिनको वहां पर कुछ नया ही देखने को मिलता है, क्योंकि वो देखता है कि हमारी ईशॉल के बाल सफेद हो चुके हैं। वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो विच ऑफ द वाइट नाइट है। वो हमें साइलेंट नाइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, जिसमें सबसे ऊपर उनका होता है नाइट लीडर, जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। उससे नीचे आते हैं 4 डीमन लॉर्ड्स। इन लोगों की पावर 9 स्काइज के बराबर है और इन लोगों ने इस पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा तबाही मचाई है कि अब इनका नाम लेना भी गुनाह समझा जाता है। और हमारी ईसीएल उन्हीं 4 डीमन लॉर्ड्स में से एक विच ऑफ द व्हाइट नाइट की डिसेंडेंट है। डीमन ऑफ चॉस एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि वाओ, तुम ये अच्छे से जानती हो कि तुम मेरे खिलाफ जीत नहीं सकती, लेकिन फिर भी उस बच्चे को बचाने के लिए तुम फाइट करने वाली हो, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। ईसीएल भी सोचती है कि मैं इस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती, इसलिए जिन तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर जिन होता ही नहीं है, असल में वो वहां से पहले ही चला गया होता है। ये देख ईसीएल काफी खुश हो जाती है। वो बोलती है कि चलो अच्छी बात है कि तुम यहाँ से चले गए। अब हमें इन दोनों के बीच भी क्लैश को दिखाया जाता है, जिसकी शॉक वेव पूरे नॉर्दर्न हेवनली सेट को हिलाकर रख देती है। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि डीमन ऑफ चॉस ने ईसीएल की भी बहुत ही बेकार हालत कर दी होती है। वो हंसते हुए बोलता है, बच्ची तुम ऐसे बच्चे के लिए अपनी जान को दे रही हो जिसने तुम्हें अकेला छोड़ने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचा, तुम तो सच में बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। मगर ईसीएल के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो जिनको उसने अब तक जो कुछ भी उसके लिए किया है उस पर थैंक्स करती है। अब वो गुड बाय बोलकर अपनी मौत को एक्सेप्ट करने ही वाली होती है कि कोई डीमन ऑफ चाओस के हाथ पर अटैक करता है, जिस वजह से वो आजाद हो जाती है। डीमन ऑफ चाओस भी यही सोच रहा होता है कि यार ये क्या था, आखिर मेरे हाथ पर अटैक कब हुआ। तो फाइनली वो मोमेंट आ ही जाता है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारा जिन भी अपनी शॉट लेकर के अब बैटलफील्ड में उतर जाता है। अब आप सभी तो यही सोच रहे होंगे कि यार उसने इतने सारे लोगों को मरता देखने के बाद भी फाइट क्यों नहीं की। तो इसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि यहाँ पर 9 स्काइज के डिसेंडेंट मौजूद थे, जो कि जिन को फाइट करता देख अगर 9 स्काइज को जाकर बता देते तो फिर अल्टीमेटली जिन का काम तमाम हो जाता। और दूसरा रीजन ये है कि जिनको ईसीएल के अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भले ही वो लोग जीते हैं या मरते हैं। डीमन ऑफ चार्ल्स पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिन बड़ा ही कूल सा इंट्रोडक्शन देता है। वो बोलता है कि मैं साइलेंट नाइट का जानी दुश्मन हूँ, नॉर्दर्न हेवनली सेट का 5th जनरेशनल लीडर जिन मुऑन। ईसीएल तो ये देख काफी हैरान हो गई होती है। वो बोलती है कि जिन, आखिर तुम यहाँ वापस क्यों आ गए, क्या तुम अपनी स्वॉर्ड लाने के लिए गए थे। जिन बोलता है कि अभी बातें करने का टाइम नहीं है, खामोशी के साथ मेरे पीछे ही रहना। डीमन ऑफ चार्ल्स तो सोच रहा होता है कि यार मेरी बॉडी तो अनकिलेबल है, यानी कि ये क्लोज टू इमोर्टल है, लेकिन फिर भी जिन के जरिए दिया हुआ घाव हील नहीं हो रहा। मतलब कि अब जिन तो डीमन ऑफ चार्ल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वही है जो कि इसे मार सकता है। जिन भी सोचता है कि यार मैंने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं अपनी फर्स्ट रियल फाइट को डीमन ऑफ चार्ल्स के साथ करूंगा। डीमन ऑफ चार्ल्स बोलता है कि बच्चे तेरी की काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे कुछ भी करके तुझे तो मारना ही होगा। वो आगे बढ़कर जिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन नीचे झुक करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। डीमन ऑफ चार्ल्स सोचता है कि यार ये क्या था, क्या इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लिया। वो फिर से अटैक करता है, लेकिन जिन ने इस बार भी अटैक को डॉज कर लिया होता है। अब इन लोगों की फाइट इंटेंस कम और फनी ज्यादा नजर आ रही होती है, क्योंकि जिन अटैक्स को इस तरीके से डॉज कर रहा होता है जैसे कि वो बाल बाल बच रहा हो। अब ये देख डीमन ऑफ चार्ल्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि कमीने भागना बंद कर। अब हम वॉइस कैप्टन को देखते हैं, जो कि सेट की तरफ वापस आते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई क्यों हमारे आदमियों को इतनी बेदर्दी से मार रहा है। तभी उसे रास्ते में कुछ हलचल महसूस होती है। रुककर देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो उनके कैप्टन है, जो कि यहाँ पर छुपे हुए हैं। वो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कुछ भेड़िए की खाल पहने हुए लोग यहाँ आए और हमारे सभी आदमियों को मार दिया। वॉइस कैप्टन बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें अपने साथियों की मौत का उनसे बदला लेना चाहिए। कैप्टन बोलते हैं कि बदला गया तेल लेने, अगर हम वहां जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। भलाई इसी में है कि हम अपनी जान बचाकर भाग जाए। अब ये सुन वॉइस कैप्टन को बहुत ही गुस्सा आ गया होता है। वो बोलता है कि वो सभी लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते थे और एक तुम हो जो कि उनकी मौत का बदला भी नहीं लेना चाहते। वो उसे लात मारते हुए बोलता है, तुम तो ह्यूमन कहलाने के भी लायक नहीं हो।
अब वो सेक्ट पहुंचकर वहां के हालात देख बोलता है कि आखिर ये कैसी तबाही है। तभी उसे वहां पर अपना पुराना दोस्त दिखाई देता है जो कि ऑलरेडी मर चुका है। वो उसे जगाते हुए बोलता है कि हे उठो, अगर तुम ऐसे मर जाओगे तो फिर मैं अपना गुस्सा किस पर निकालूंगा, लेकिन अब मरे हुए को कौन ही जिंदा कर सकता है। सीन चेंज होकर के हम ईसीओल को देखते हैं जो कि जिन को फाइट करता देख सोचती है कि क्या क्या ये वही जिन है जिसे कि मैं जानती हूँ। क्या ये इतने लंबे टाइम से अपनी स्किल्स को छुपा रहा था, लेकिन फिर अब भी मैं उसकी एनर्जी को क्यों सेंस नहीं कर पा रही हूँ। आखिर उसने किस किस्म की मार्शल आर्ट को लर्न किया है। हम डीमन ऑफ चाओस को देखते हैं जो कि जंप लगाकर आसमान में पहुंच जाता है और फिर अपने केओटिक डिस्ट्रक्शन रेन नाम के अटैक को लॉन्च करते हुए बोलता है कि बच्चे, आज मैं तेरी एग्जिस्टेंस को ही इस दुनिया से मिटा दूंगा। हम देखते हैं कि जिनके ऊपर कई सारे एनर्जी बॉल्स की बारिश होने लगती है, जिन्हें देख वो भी काफी घबरा गया होता है। वो बोलता है कि ये क्या, अगर मैं इस पूरे एरिया को भी सेंस करता हूँ तो भी मैं इन सभी बॉल्स को डॉज नहीं कर पाऊंगा। तभी उसका ध्यान ईसीओल की तरफ पड़ता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे इसे भी यहाँ से दूर ले जाना होगा। अब इस मोमेंट पर हमारे जिन की किस्मत का तारा चमकता है क्योंकि ईसीओल के पीछे रखे हुए पत्थर के ऊपर लिखा हुआ स्क्रिप्चर वो पढ़ लेता है जो कि होता है शैडो ब्लेड ऑफ द एंड। इस स्क्रिप्चर में लिखा होता है कि तुम शैडो का यूज करते हुए गॉड और डीमन दोनों को मार सकते हो। शैडो ही सब कुछ है और शैडो कुछ नहीं। हम वॉइस कैप्टन को देखते हैं जो कि इस फाइट को ज्वाइन तो करना चाहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो शुरू कहाँ से करे। तभी वो कुछ देख हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि एक मिनट, ये तो जिन मुऑन है ना, ये किसी शैडो की तरह मूव कैसे कर पा रहा है। जिन सीधे ही ईसीएल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने जा खड़ा होता है और फिर अपनी शॉट को घुमा करके एक बहुत ही बड़ा स्लैश लगाता है। हम देखते हैं कि उस सिंगल से स्लैश ने कई सारे एनर्जी बॉल्स को ब्लॉक कर दिया होता है। जिनकी अचानक से बढ़ी हुई पावर को देख डीमन ऑफ चाओस भी हैरान हो जाता है। मगर अब जिन रुकने का नाम नहीं लेता, वो अपने कॉन्जिकेटिव स्लैशेस को लगाने लगता है जो कि डीमन ऑफ चाओस के एनर्जी बॉल्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही पूरे नॉर्दर्न हेवनली साइड की वाट लगा दी होती है। जिन जंप लगा करके सीधे ही डीमन ऑफ चाओस के सामने पहुंच जाता है। डीमन ऑफ चाओस को जिन की एनर्जी से ऐसा फील हो रहा होता है कि अगर वो उसके अटैक को डॉज या ब्लॉक नहीं करता है तो फिर जिन उसे दो हिस्सों में कट कर देगा। इसीलिए वो जिन पर अपने एक एनर्जी स्लैश के साथ अटैक करता है, जिससे हिट होने के बाद जिन डायरेक्टली जमीन पर आ गिरता है। डीमन ऑफ चार्ल्स जिन से बोलता है कि बच्चे, आखिर तुमने ये डरावनी मार्शल आर्ट कहाँ से लर्न करी, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तभी हम देखते हैं कि उसके भी चेस्ट पर एक कट लगा होता है। वो हैरान होते हुए सोचता है कि यार आखिर ये अटैक उस बच्चे ने मुझ पर कब किया। वो जिन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बच्चे, अब तो तुझे मरना ही होगा क्योंकि तू तो मेरे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। हम देखते हैं कि जिन की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो भी अपनी लिमिट पर आ चुका होता है। मगर डीमन ऑफ चाओस कहाँ रुकने वाला था, वो जिन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तो अब हमारा जिन कैसे बचेगा या फिर कौन आकर के उसे बचाएगा, ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।